हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th आईसीएसई आईएससी बोर्ड्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी कोर्स नहीं है ये आईसीएसई बोर्ड का कोर्स है और बोर्ड क्लासेस हम कवर कर रहे हैं। रिवीजन के टाइम में आपको एग्जॉस्टिव कवरेज पूरे कोर्स की हम कराएंगे। डिटेल में हमें फॉलो करेंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वो हिस्सा पढ़ रहे हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। हम पहले आपको कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करेंगे, फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिलीवर करेंगे, किस तरह उन्हें अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ गेस्ट पेपर्स और जिन गेस्ट पेपर्स को फॉलो करके आप देखेंगे कि जो हम यहाँ कराएंगे एग्जैक्ट वैसा ही पेपर में आएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नया चैप्टर बेटा स्टार्ट हो रहा है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। आज लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, आज स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टार्ट है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेसिक आइडिया है हमारा कि यहीं पर हम आसपास रहेंगे। इसके थोड़े बहुत इफेक्ट्स देखें। ठीक, तो काम शुरू करते हैं सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन क्या चीज है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है समझो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली जाए और उसकी स्पीड और वेवलेंथ बदल जाए तो हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अच्छा, समझाओ इसका मतलब। समझो बेटा, ऊपर कोई ऑप्टिकल मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम 1 और यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, ये ऑप्टिकल मीडियम 2। तो आपके पास दो तरह के मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम 1 और ऑप्टिकल मीडियम 2। ध्यान से देखो बेटा, ऑप्टिकल मीडियम ये शब्द बोलने का अर्थ है कि ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, वो मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, ऑप्टिकल मीडियम। फिर ये मीडियम 1 और मीडियम 2 का क्या अर्थ है वो बताओ। मीडियम 1 और मीडियम 2 का अर्थ ये है कि मान लो ऊपर ग्लास है, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, ऊपर रूबी है, नीचे डायमंड है। डिफरेंट मटेरियल्स, मीडियम का मतलब मटेरियल्स है। तो ये 1 और 2 पहचाने कैसे जाएंगे? मीडियम को डिफरेंशिएट किया जाएगा स्पीड ऑफ लाइट से। किससे बेटा? स्पीड ऑफ लाइट से। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया आर डिफरेंट। डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। तो मतलब ऊपर के मीडियम में अलग स्पीड होगी, नीचे के मीडियम में अलग स्पीड होगी। ये स्पीड का बदल जाना ही कहलाता है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जो लाइट है उस लाइट को दुनिया वाले सिखाते हैं, हमारे 6th चैप्टर में भी आएगा कि एक्चुअली उसे वेव की तरह डील करना चाहिए। थोड़ा बहुत वेव की पिक्चर उसमें सोचनी चाहिए। और जैसे ही तुम लाइट में वेव की पिक्चर सोचोगे तुम्हारे पास उसमें 3 कैरेक्टर्स दिखने लग जाएंगे। एक लैम्डा मतलब उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी स्पीड। ये 3 बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। लैम्डा वेवलेंथ, एफ फ्रीक्वेंसी, वी स्पीड। तो जो चीज कांस्टेंट रहती है वो है फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड, किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम बदल जाने पर लैम्डा चेंजेस, मीडियम बदल जाने पे स्पीड चेंजेस। ये चीजें बदलती हैं। लैम्डा भी बदलता है, स्पीड भी बदलती है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो अब आपके लिए क्या कर रहे हैं बेटा, हम बहुत ध्यान से देखना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ स्पीड v1 है, कुछ फ्रीक्वेंसी है और कुछ लैम्डा 1 है। अब हमारी जो लाइट है वो आगे चली गई। हो सकता है कि वो बेंड हो और हो सकता है कि वो बेंड ना हो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं, परंतु बेंडिंग ना भी हो तो भी रिफ्रैक्शन होता है। ये जो स्पीड है यहाँ पर वो v2 हो गई, फ्रीक्वेंसी f रही और ये लैम्डा 2 बदल गई।
तो रिफ्रैक्शन इसी फिनोमेना को कहेंगे। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चलेगी, रिफ्रैक्शन हो गया। लाइट मे गेट बेंड और हो सकता है कि वो ना बदले, अपना बात हम कहेंगे कि बेंडिंग ना हो। तो रिफ्रैक्शन की परिभाषा क्या है? तो हम लिख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम to other medium with or without bending, with और without bending। किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रांसमिशन का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का चले जाना, और ये लाइट चली जाए ऐसे कि बेंडिंग हो तो भी वो रिफ्रैक्शन है, और बेंडिंग ना हो विदाउट बेंडिंग तो भी वो रिफ्रैक्शन है। अच्छा साहब, बेंडिंग ना हो तो भी रिफ्रैक्शन है, ये तो कहानी पहली बार सुनी। यही सत्य कहानी है बेटा, जो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखेंगे साउथ सिटी पीसीएमबी पर, जो कि पहली बार ही होगी और वो करेक्ट होगी, ध्यान रखिएगा। एरर का कोई सीन नहीं है, जो भी है एकदम एक्यूरेट। ये अब यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। यहाँ पर दो तरह के मीडियम बेटा हम डिफाइन कर रहे हैं। मीडियम, एक है मीडियम जिसको हम कह रहे हैं रेयरर मीडियम, एक है मीडियम जिसको हम कह रहे हैं डेंसर है मीडियम। रेयरर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? रेयरर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। मतलब मान लो कि एक मीडियम है, जैसे हम मीडियम 1 कह रहे हैं, उसमें स्पीड v1 है, मीडियम 2 में स्पीड v2 है। और अगर हम मान लें कि v1 ज्यादा है और v2 कम है, तो इसका मतलब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो मीडियम फिर रेयरर हो गया, और जहां स्पीड ऑफ लाइट कम नजर आ रही है वो मीडियम हमारे लिए डेंसर हो गया। ये चीज तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर। बच्चा पूछ सकता है कि ग्रेटर शब्द इस्तेमाल किया गया है, अर्थ यह है कि कंपैरेटिव डिग्री का टर्म है, तो यानी कि कोई भी एब्सोल्युटली रेयरर एब्सोल्युटली डेंसर नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट डेंसर का तो कोई लॉजिक नहीं है। उसका कारण क्या है कि भाई कोई एक मीडियम है जो ए है, कोई एक मीडियम है बी, कोई एक मीडियम है सी। मान लो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट v है, यहाँ 2v है और यहाँ 3v है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे ये रेयरर दिखता है और ये डेंसर दिखता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि C में स्पीड ज्यादा है, तो C में स्पीड ज्यादा होने की वजह से रेयरर, और B में स्पीड कम होने की वजह से डेंसर। अब मैं B पर ध्यान देता हूँ तो मेरा B तो रेयरर भी हो गया और डेंसर भी हो गया। A से कंपेयर करने पर B रेयरर है, और C से कंपेयर करने पर जो B है वो डेंसर है। इसका अर्थ ये निकल कर आया कि रेयरर और डेंसर शब्द अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, हम कहेंगे कि ये रिलेटिव टर्म है। क्या है बेटा? रिलेटिव टर्म। ये जो मैं डेंसर और रेयरर बोल रहा हूँ, इस शब्द को बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का अर्थ है कि बेसिकली इस बात का मेजरमेंट कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितनी है, ठीक, ज्यादा है या कम है। तो ये जो टर्म है ये बेटा रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म, ठीक, नॉट एब्सोल्यूट। कैसा है? नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, मतलब किसी से कंपेयर करके आएगा। अच्छी बात। अब कुछ बेसिक आइडिया सीख लो बेटा। क्या है बेसिक आइडिया? ध्यान दो कि हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के एक साइड में आपने मीडियम 1 रखा है और एक साइड में मीडियम 2 रखा है। मीडियम 1 में स्पीड v1 है, मीडियम 2 में स्पीड v2 है। कॉमन सेंस है कि v1 को v2 से बड़ा बताया गया है। क्योंकि v1 को बड़ा बताया गया है तो ऊपर का जो मीडियम है उसे हम रेयरर बोल रहे हैं, नीचे का जो मीडियम है उसे हम डेंसर बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर लाइट ऐसे फॉल करी तो जब लाइट इस पर फॉल करेगी
हम रे को रेयरर से आता हुआ और डेंसर में जाता हुआ कंसीडर कर रहे हैं और यही केस हम बेटा बता रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हम कहेंगे कि ये जो रे है जो इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, फॉल कर रही है, ये रे है इंसिडेंट रे। कौन सी रे है बेटा? इंसिडेंट रे। अच्छा रे भी लिख देते हैं, चलो इंसिडेंट रे। अब जो ये रे है ये आगे जाएगी, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी उसको मेजर करने के लिए, इसके पाथ को देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए रेफरेंस के तौर पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल का मतलब होता है बच्चा परपेंडिकुलर। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ऐसे लिख देते हैं एन, नॉर्मल है। अब साहब ये नॉर्मल है आखिर किस पे? तो ये नॉर्मल उस सरफेस पर है, उस बाउंड्री पर है जिस बाउंड्री पर रे फॉल कर रही है। तो नॉर्मल ऑन द बाउंड्री, नॉर्मल ऑन द सरफेस, नॉट ऑन द रे। रे पर नॉर्मल नहीं है, बाउंड्री पर नॉर्मल है। अब साहब जब ये नॉर्मल तुमने ड्रॉ कर लिया तो लॉजिकली तुम ये देखो कि अगर हमारी रे स्ट्रेट लाइन में चलती और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हमारी रे के साथ जीवन में ना आता तो रे तो यहीं जाती, और रे क्योंकि यहीं जाती तो हम ऐसा कहते कि ये इंसिडेंट पाथ है। इंसिडेंट पाथ, आप उसे इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो, हालांकि वहां तक रे नहीं आ रही है, वो एक फर्दर प्रोड्यूस्ड रे है। अब जो हमारी रे है तो रिफ्रैक्शन होगा और रे बेंड हो जाएगी। अब जब रे बेंड होगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसे याद रखना है। हालांकि रूल क्या है, बेसिकली वो स्नेल्स लॉ आज हम पढ़ेंगे उसी का आउटकम है, बड़े रूल की तरह याद रखना है। जो बाहर आई है उसे हम नाम देते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मुड़ गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। क्या बात है। अब ध्यान से देखना बेटा, जब भी कभी हमारी रे जा रही होगी रेयर टू डेंसर, जब भी हमारी रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो हमारी रे की बेंडिंग कहाँ होगी? हम कहेंगे रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ लेबलिंग्स हमें जाननी चाहिए। कौन कौन सी लेबलिंग्स हैं? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और डेल्टा का मतलब हो गया बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, क्योंकि जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं। बट डेविएशन को आप ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। रे कितना मुड़ गई। अभी हमने जो रिफ्रैक्शन का केस आपको दिखाया वो केस रेयरर टू डेंसर का था। अब यहाँ पर हम मीडियम बदलते हैं और कहते हैं कि मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और हम यहाँ पर स्पीड v1 बोलते हैं, यहाँ v2 बोलते हैं, और इस बार कहते हैं कि v2 v1 से ज़्यादा है। v2 ज़्यादा होने का मतलब जहाँ स्पीड ज़्यादा है वो मीडियम रेयरर है, और जहाँ स्पीड कम है वो मीडियम डेंसर है। यानी इस बार जो ट्रांसमिशन है वो डेंसर से रेयरर लेने वाले हैं। सर आपने मीडियम को उल्टा क्यों नहीं किया, 2-1 क्यों नहीं किया? जहाँ से रे आ रही है उसे 1 बोलो, जहाँ रे जा रही है उसे 2 बोलो, ठीक है। रे इंसिडेंट हुई तो अगेन इनके नोमेनक्लेचर में फिर से वही आ जाएगा कि हमारे लिए कौन सी रे हो जाएगी बेटा? ये हम कहेंगे इंसिडेंट रे हो जाएगी, ठीक है। अच्छी बात है, ये आप देखें आपने इंसिडेंट रे बनाई। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? नॉर्मल सबसे पहले बेटा ड्रॉ करोगे। मैंने क्या कहा कि रे कहाँ जाने वाली है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, देखने के लिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल किस पे ड्रॉ करते हैं? तो सीखा था हम लोगों ने कि जो सरफेस है उस पर नॉर्मल ड्रॉ होगा, रे पर नॉर्मल ड्रॉ नहीं होगा। तो चलो अपनी रे को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इंसिडेंट रे को। इस समय अंदाजा रहे कि हमारी रे कहाँ जाने वाली थी। अब जो ये रे है वो मुड़ जाएगी और मुड़ेगी थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ मुड़ेगी बेटा?
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप ये जो रे आ रही है इस रे को क्या नाम देंगे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। सब छोटे बच्चे हो इसलिए बहुत डिटेल में एक एक बात मैं बोल बोल कर बता रहा हूँ कि कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद आप चाहें तो इसमें भी एंगल्स लिख सकते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इंसिडेंट रे के साथ आप देखेंगे रिफ्रैक्टेड रे का एंगल डेविएशन का एंगल है। फिर आप वही कहानी लिखने लग जाइए दोबारा से। देखो बच्चों, आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि इस बार जो हमारा ट्रांसमिशन है या रिफ्रैक्शन है वो डेंसर टू रेयरर हो रहा है, और जब भी हमारा ट्रांसमिशन बच्चों डेंसर टू रेयरर होगा तो हमारी रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जुड़ जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जुड़ेगी मतलब जाएगी, आगे ट्रांसमिट होगी। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जुड़ गई, ठीक है, क्या चली गई? तो आई आर और डेल्टा की सेम डेफिनेशंस हैं जैसे पहले थी, है ना? सेम डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस क्या है इनकी वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। परिभाषाएं ये है कि नॉर्मल से एंगल नापा गया इंसिडेंट रे का तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल से एंगल नापा गया रिफ्रैक्टेड रे का तो बेटा वो रिफ्रैक्शन का एंगल है, और इंसिडेंट रे से एंगल नापा गया रिफ्रैक्टेड रे का तो वो डेविएशन का एंगल है। एक छोटी सी क्रिस्पी बात बताता हूँ, अच्छी है, सुनकर भी मजा आएगा कि अगर यहाँ देखो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो एंगल है ये और ये पूरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, मतलब ये तो आई के बराबर होना चाहिए, और ये जो चीज आई के बराबर दिख रही तो आर प्लस डेल्टा है, यानी कि इस केस में, पहले वाले केस में इंसिडेंस का जो एंगल है वो रिफ्रैक्शन प्लस डेल्टा के बराबर है, यानी डेविएशन का एंगल आई माइनस आर है। ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आपको क्या दिखता है वो देखना कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, यानी यहाँ तक तो भाई साहब ये आई था और आर तो पूरा है और इतना हिस्सा डेल्टा है, तो अगर आर में से डेल्टा घटा देंगे तो आई बचेगा, यानी कि हम कह रहे हैं कि आर में से डेल्टा घटाने पर आई बच रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई बेटा आर माइनस आई। क्या बात है, पहले केस में आई माइनस आर हो रहा था और इस केस में आर माइनस आई हो रहा है, यानी पहले केस में आई की वैल्यू आर से बड़ी थी और दूसरे केस में डेंसर टू रेयर केस में आर की वैल्यू आई से बड़ी है। बड़ी खूबसूरती बात है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे वो आई में से आर को घटाओ चाहे आर में से आई को घटाओ, लेकिन ये मालूम चलता है कि आई और आर इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के एंगल के डिफरेंस को हम नाम देते हैं डेविएशन का एंगल। छोटी सी क्रिस्पी बात निकल के आई, तो इसलिए परिभाषा यहाँ कोने में लिख लेनी चाहिए कि डिफरेंस इन द angles I and R is called as angle of deviation। तो ये बेसिक्स आइडिया है, तो ये बेसिक रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर का केस है। अब ये जो चीज पढ़ाई ये सब समझने के लिए ठीक है, पर इनमें से आप ये अपने मन में बसा लीजिए कि रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और डेंसर टू रेयर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो चीजों को याद रखेंगे तो मानकर चलिए हमारा काम हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये काम होने के बाद अब जो नया है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और देखो भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, हम 8th क्लास में पढ़कर आए हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले लॉ नंबर 1 करेंगे। अब लॉ नंबर 1 में परिभाषा क्या है इसकी, क्या लिखा जाता है वो समझो। ये लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल
lie on the same plane, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब एक प्लेन में रहेंगे, एक सरफेस पर रहेंगे। नॉर्मल टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। लॉजिकली बताता हूँ आपको। इंसिडेंट रे ये रही आपके सामने, रिफ्रैक्टेड रे ये रही आपके सामने, नॉर्मल ये रहा आपके सामने। ये जो स्मार्ट बोर्ड का प्लेन है, सरफेस है, आप देखें इस बोर्ड पर ही, इस सरफेस पर ही इंसिडेंट रे भी लाई कर रही है ऐसे, रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे लाई कर रही है, नॉर्मल भी ऐसे लाई कर रहा है, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसको। एक ऐसा प्लेन आपके पास अवेलेबल है जिसमें तीनों के तीनों एक साथ है। अच्छा, ये है फर्स्ट लॉ, जवाब है हाँ, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? तो सेकंड लॉ पर आते हैं, लॉ नंबर 2। लॉ कहता है कि यार अगर तुमने ना नॉर्मल बना लिया तो आई एंगल भी नाप लिया और आर भी नाप लिया, क्योंकि एंगल आई क्या था? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और एंगल आर क्या था? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। अर्थ ये कि आप नॉर्मल बनाने के बाद आई और आर मेजर कर लेते हैं। तो साइन आई होल डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है फर्क नहीं पड़ता, हालांकि बहुत पड़ता है रिफ्रैक्शन में इससे, बट ये जो चीज निकल कर आती है ये ऑब्जर्वेशन है, बहुत पुराना ऑब्जर्वेशन है, स्नेलियस ने भी किया अपने टाइम पर, और उसने ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। और जब ये रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ तो ये समझ में आया कि ये चीज बाद में बहुत फेमस हो गई स्नेल्स लॉ के नाम से। क्या है आपका स्नेल्स लॉ? कि साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर हैव सम रेशियो व्हिच इज कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट सबसे पहली बात जो भी है ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दूसरी बात, इस क्वांटिटी का जो नाम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या नाम है बेटा इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? और क्या चीज है ये? तो अभी बताते हैं आपको क्या चीज है। थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में और फिर आगे बढ़ते हैं। मानिए कि ऊपर कोई एक मीडियम 1 है और यहाँ बेटा मीडियम 2 है। तो एक रे आ रही थी, फिर आप कहीं नॉर्मल भी बनाना चाहते हैं और फिर कोई एक रे मुड़ गई। हमने रेयरर से डेंसर का केस आपके सामने जानबूझकर पेश किया है, हम वही से चीजों को बिल्डअप करेंगे। ये एंगल आई है, उसी प्रकार से ये एंगल आर है। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ स्पीड v2 है। तो जो साइन ऑफ एंगल आई है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर है, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है इस तरह से म्यू। म्यू कैसे लिखते हैं? स्मॉल यू बनाते हैं और ये डंडी खींच देते हैं लंबी सी। आपने सीखा होगा बचपन में माइक्रोन या माइक्रोमीटर का सिंबल, ठीक वही सिंबल यहाँ हम यूज कर रहे हैं म्यू। अब म्यू के आगे लिख रहे हैं बेटा 2 और पीछे लिख रहे हैं 1। तो इस म्यू 2 1 इस तरह से इसको रीड करेंगे, आगे वाला पहले पीछे वाला बाद में। म्यू 2 1 इस चीज का आखिर क्या मतलब है? तो हम इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकंड मीडियम का। किसकी रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फर्स्ट मीडियम की रिस्पेक्ट में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल आसान सी बात है। मीडियम 1 कौन है उसकी परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडियम 1 वो जहां से रे आ रही है, मीडियम 2 वो जहां रे जा रही है। तो जहां रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जहां से रे आ रही है उसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम 2 का जहां रे जा रही है, किसकी रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 की रिस्पेक्ट में। न्यूटन साहब इसका एक फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं कि ये चीज v1/v2 क्या है बेटा? v1/v2 ये, यानी कि पहले वाले मीडियम, इंसिडेंस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्शन वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ये। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा बहुत और मैनिपुलेट कर लें तो ये λ1/λ2 में टूट जाता है। तो ये हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप देख पा रहे हैं कि v1/v2 सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं बननी है। और λ1/λ2 अगेन तो कोई लॉजिक नहीं बनता यूनिट का। ये है थोड़ा सा सीन, ठीक है।
1 और 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छी बात है, बढ़िया है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है कि इस रे में कितनी बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन कितना ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गवर्न कर रहा है आर को। ध्यान से देखना बच्चा कि जब तुम कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चूज करते हो तो तुम इंसिडेंस करा रहे हो और सरफेस भी तुम्हारे सामने पहले से फिजिकली बनी हुई है, तो लॉजिकली जो इंसिडेंस का एंगल है वो हमारे द्वारा चूज किया गया है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है ना, वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट इन दोज टू मीडियस। रिफ्रैक्शन वाले मीडियम और इंसिडेंस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो तो फिक्स है, हम तो उसे डिसाइड करते नहीं, हम तो उसे चेंज करते नहीं। वो तो ईश्वर ने जो दुनिया बना रखी है उसमें जो नियम है स्पीड ऑफ लाइट एयर में जितनी है वो है, हम बदलते नहीं। ग्लास में जितनी स्पीड है वो है, हम चेंज नहीं करते। डायमंड में जितना है वो हम चेंज नहीं करते। वाटर में जितना हम चेंज कर नहीं सकते। तो मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस आप देख पा रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, जो हम चेंज नहीं कर सकते। अर्थात कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सारी कहानी ऐसी नजर आ रही है कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है और आई आपने डिसाइड किया, तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस आर को गवर्न कर रहा है, चेंज कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, आर बदलेगा, तो जितना ज्यादा तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा आर की वैल्यू उतनी कम मिलेगी। अच्छा, हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर सेम आई के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल बदल कर आर को छोटा छोटा करते चले गए तो आई और आर में जितना संबंध बदल जाएगा, डिफरेंस जितना ज्यादा आ जाएगा, डेल्टा डेविएशन भी उतना ज्यादा आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से, मैं इसको दिखा रहा हूं। साइन आर की वैल्यू आप देखिएगा बेटा कैसे लिखेंगे, साइन आर इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय म्यू टू 1। आप देखिए बच्चा, इंसिडेंस का एंगल तो आपने फिक्स रखा हुआ है, तो यहां से आपको मालूम चलता है कि जो साइन आर है वो डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना कम होगा, जबकि आई को हमने कांस्टेंट रखा है। यानी आई और आर का डिफरेंस जितना बढ़ेगा डेविएशन उतना बढ़ेगा। पर तुम जानते हो कि डेविएशन जितना ज्यादा होगा हम समझ पाएंगे कि रे उतना ज्यादा बेंड हो गई। समझ पा रहे बात को? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है कि रे में कितनी बेंडिंग हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, व्हाटएवर। अच्छा सा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही सारा खेल है। जवाब है हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल है। चलो एक प्रॉब्लम कर लो, हम कहते हैं इसको LP1, लल्लू प्रॉब्लम 1। कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। हालांकि एयर में से थोड़ी कम होती है, नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है, इस वजह से हमसे यही मान लेते हैं, इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहीं भी नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 3/2. Find speed of light in glass. तो क्या करोगे? फॉर्मूला वही लगाओगे पुराना, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर वाली स्पीड बेटा ऊपर और ग्लास वाली स्पीड बेटा नीचे। एयर वाली स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। ग्लास वाली स्पीड कितनी है वो तो निकालनी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। 3 से 3 कैंसिल। तो ग्लास वाली स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये रही आपकी। अच्छा सा, अगला सवाल देखें। यही लल्लू प्रॉब्लम 2 आपके लिए फिर से आती है, और लल्लू प्रॉब्लम 2 कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दोबारा से मैंने आपको यही दिया, और मैं कह रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट
इन वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट आप कैलकुलेट करिए। छोटा सवाल है, वही पुराना रिपीट टेलीकास्ट है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके चाहे तो सॉल्व करें, दोबारा सॉल्यूशन देखें। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लिख रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो यानी एयर वाली स्पीड ऊपर आएगी और वाटर वाली स्पीड नीचे जाएगी। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा 4/3 लिख दीजिए। एयर की स्पीड जो है वो ऊपर है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और वाटर वाली स्पीड नीचे। तो मेरे हिसाब से वाटर वाली स्पीड यहाँ चली गई, 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁸। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो वाटर में जो स्पीड आ रही होगी वो आ रही होगी 2.25 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। मेरा ऐसा मानना है कि बात बन गई। सवाल हो गया? क्या बात है। हाँ, आगे आइए और बढ़िया बातें करते हैं। इसी में दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन तुमसे कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज √2। Find lambda of light in this medium if lambda in air is 6000 एंगस्ट्रॉम्स। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का √2 है। लाइट का जो वेवलेंथ है इस मीडियम में पता करिए, अगर एयर में जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो इस सवाल को भी वही पुराने टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/1 का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे कि λ1 डिवाइडेड बाय λ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में, तो यानी एयर का लैम्डा ऊपर और मीडियम वाला लैम्डा नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा √2 दिया हुआ है और एयर वाला लैम्डा जो है वो 6000 दिया हुआ है और मीडियम का लैम्डा हमें पता नहीं है। तो मीडियम का लैम्डा कैसे निकालोगे? मीडियम का लैम्डा आएगा 6000 डिवाइडेड बाय √2 एंगस्ट्रॉम। सर स्क्वायर रूट नीचे नहीं छोड़ा जाता है, हमारे टीचर ने सिखाया है। तो थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ कर लो इसके साथ। कैसी? 6000 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने, तो बेसिकली ऊपर बन गया 6000 √2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये चीज बन गई 3000 √2 एंगस्ट्रॉम। अब मेरे हिसाब से ये आंसर है। कोई बच्चा इसकी वैल्यू 1.41 करके मल्टीप्लाई कराना चाहे तो वो मल्टीप्लाई करके डेसिमल में निकाल दे, अपन तो रूट में लिख के छोड़ देते हैं, अपना काम है आगे करना। तो चल रहा है, मतलब वेवलेंथ के भी सवाल हो सकते हैं। जवाब है हाँ, वेवलेंथ के भी सवाल हो सकते हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है कि लैम्डा एयर में 4500 एंगस्ट्रॉम है और लैम्डा किसी मीडियम में 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो फाइंड करो वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में। तो आप तुरंत आएंगे इस बात को कहने कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लैम्डा का रिलेशन ये लोग मांग रहे हैं, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लैम्डा वाला रिलेशन हमें यूज करना चाहिए। यानी म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम। तो एयर वाला जो वेवलेंथ है वो 4500 है और लैम्डा जो मीडियम वाला है वो 4000 है। तो एक बात तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 45 डिवाइडेड बाय 40 आंसर आएगा। 5 से डिवाइड करिएगा तो 9/8 आएगा। और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपको दिख रहा है एयर के रिस्पेक्ट में। ये छोटा सा सवाल है। क्या बात कर रहे हो? हाँ छोटा है, सिंपल। खास बात देखो बच्चा, और तुमको बताते हैं, पहचानना है, छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ। ये लाइट आ रही है और नॉर्मल वगैरह बनाकर नहीं दिया, ये जा रही है। बताना है कि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ v2 है
आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। V1 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V1, V1 इक्वल टू V2। अब थोड़े बहुत एरो वगैरह भी बना लेने चाहिए, क्योंकि रे डायग्राम्स हम बना रहे हैं तो इसमें एरो अगर नहीं बनाया है तो नंबर कट जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये रे कहाँ जा रही है। आप इंसिडेंट रे को जरा प्रोड्यूस करिए, कहिए देखो इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, और जरा एक नॉर्मल भी बना कर देखो। तुम देख पा रहे हो कि रे यहाँ थी और नॉर्मल से दूर मुड़ गई, यानी कि जो रिफ्रैक्शन में बेंडिंग है वो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल है। अवे फ्रॉम नॉर्मल होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो मीडियम है ये रेयरर है, और ऊपर वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, क्योंकि डेंसर टू रेयरर ट्रांसमिशन में ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे मुड़ती थी। अब डेंसर से रेयरर जा रही तो डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, यानी V2 ज्यादा है और V1 कम है, यानी V2 ज्यादा है और V1 कम है। बी ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 5-7 मिनट और खेलते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से फैक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा असर डालते हैं? तो सबसे पहली बात तो वो फैक्टर्स में है रिलेटिव मीडियम। कौन सा मीडियम आपने लिया है, कौन सा मटेरियल आपने लिया है, वो मटेरियल डिसाइड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है। ठीक, मटेरियल में भी जैसे कार्बन है, अब डायमंड में तो लाइट ट्रैवल करती है लेकिन ग्रेफाइट में लाइट ट्रैवल नहीं करती, तो हम कहते हैं कि उसकी एलोट्रोपी भी डिसाइड करती है कि वेदर इट इज ऑप्टिकल मीडियम और नॉट। तो एलोट्रोपी है ना, क्योंकि एलोट्रोपी का मतलब ये नहीं कि एलोट्रोपी बहुत बड़ा फैक्टर है, बस इतना है कि हाँ एलोट्रोपी डिसाइड करती है किस कहीं भी एलोट्रोप पाए जा रहे हैं, तो कुछ ऑप्टिकल हो सकते हैं और कुछ नॉन ऑप्टिकल भी हो सकते हैं, उसको ध्यान रखना है। मीडियम तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर बदल जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। ऐसे भी मटेरियल हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, और ऐसे भी मटेरियल हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट कमेंट नहीं हो सकता टेम्परेचर पर हाँ टेम्परेचर इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। इसके अलावा कोई और फैक्टर है? इसके अलावा एक बहुत शानदार फैक्टर है, वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या बात कर रहे हो? लाइट खुद ही डिसाइड करती है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। हाँ, मान लो ग्लास है और वाटर है, तो किसी भी लाइट का ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग और वाटर के लिए अलग होगा। पर मान लो सिर्फ वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स होना चाहिए नहीं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर लाइट के लिए अलग होगा, दूसरी पर्टिकुलर लाइट के लिए अलग होगा, लाइट के लिए अलग होगा, दूसरी लाइट के लिए अलग होगा। मतलब क्या इसका? हम जानते हैं और 6 चैप्टर में इसको डिटेल में करेंगे, बचपन में भी कर आए हैं कि लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम के आसपास से 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास की रेंज, कुछ किताबें इसे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम लिख देती हैं। तो बहुत सारे ऑथर्स अपने अपने तरीके लिखते हैं। रफली एच.सी. वर्मा सर लिखते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको एक बात समझ में आती है, ये रेंजेस में कोई बुराई नहीं है, चल रहा है सारा, कोई दिक्कत नहीं, ये पकड़ लो। ये सारी की सारी रेंज विजिबल लाइट है, ये हमें दिखाई देती है। तो उसका अर्थ ये होना चाहिए कि 4200 एंगस्ट्रॉम की लाइट अलग है, 5100 की लाइट अलग है ना, 6100 की लाइट अलग है, 5500 की लाइट अलग है। एक्चुअली इन सब के कलर अलग हो जाते हैं। वेवलेंथ बढ़ेगा वो ऑरेंज और रेड होने लग जाएगा, वेवलेंथ घटेगा तो वो ब्लू, इंडिगो और वायलेट होने लग जाएगा, इस तरह की चीजें। तो अगर वेवलेंथ बदलते हैं तो कलर बदलते हैं। हमने लिखा डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो उसकी जगह हमने कलर ना लेकर क्या लिख दिया, डिफरेंट वेवलेंथ जो होते हैं
वो बदलते जाएं तो भी एक ही मटेरियल अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है। मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदल रहा, उस लाइट के लिए कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरी लाइट के लिए कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एज वी चेंज द वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला हुआ हमें महसूस होता है। और ये फैक्टर्स जो हैं, these factors are very important for board exams, पूछे भी गए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर किन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम अपने काम को रोक देते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत पावर पैक होगा। आज बहुत बेसिक फंडामेंटल लेक्चर था। मैंने आपको सिर्फ आज के दिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रेयर डेंसर मीडियम, कैसे लाइट मुड़ती है, स्नेल्स लॉ का बेसिक इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सिखाया है। मतलब आज के लेक्चर में मैंने आपका 30-35 मिनट का टाइम लेकर आपको इस चैप्टर का फाउंडेशन दिया है। सिर्फ कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है, सिर्फ स्नेल्स लॉ को छोड़कर कुछ नहीं पढ़ाया है। सिर्फ आपको फाउंडेशन दिया है कि जो भी 40 मिनट में 35 मिनट में मैंने आपके सामने बोला है, इसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो मानकर चलिए आगे आने वाले 4-5 लेक्चर जो ये चैप्टर चलने वाला है, आपको एग्जॉस्टिवली कोने कोने का चैप्टर समझ आ रहा होगा। आप किताब खोलकर पढ़ेंगे तो थ्योरी में एक ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझ ना आए, और आप आराम से सब कुछ कर लेंगे। इवन आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमें फॉलो करने के बाद सारा कुछ ऐसे ही याद रख लेंगे। आप क्या करेंगे? लेक्चर को ओवर करेंगे। 40 मिनट मैंने बहुत सारा बोल दिया है, इसे आप ग्रैब करिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। जितना मैंने आज पढ़ाया इसे अगर आपने अपने मन में बसा लिया तो अगले लेक्चर्स के बाद आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिक्स कितनी आसान है, धुआंधार तरीके से चल रही है, और उसके बाद भी कुछ भी मिस नहीं हो रहा, सब कुछ अपने आप सेटल होता जा रहा है। याद नहीं रखना पड़ेगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में पावर पैक लेक्चर के साथ रे ऑप्टिक्स के। टिल देन थैंक यू।